बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स क्लास 11 जिसका नाम है डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स हम चैप्टर अपनी क्लास 9 के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। काइनेमेटिक्स के बाद डायनामेटिक्स मैकेनिक्स की बेसिकली ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। यानी कि जो नॉन मूविंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अंदर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे पास वो हम डायनामिक्स में पढ़े होते हैं। याद रहे मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अवर चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट डायनामिक्स। तो हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, आज का लेक्चर में हम बेसिकली बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। हम स्केलर और वेक्टर को पहले क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, बट इधर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम उसके साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन को ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, देखिए स्केलर क्या होती है। स्केलर में सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन है, उसमें आपको एक सबसे अहम चीज आपको देखने को मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? लेट सपोज कोई भी चीज जिसको आप नापते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हम किस चीज को नापते हैं? हम वजन को नापते हैं, हम टाइम को नापते हैं, हम लेंथ को नापते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज को हम नाप सकते हैं वो हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लेट सपोज आप दुकान के ऊपर चावल लेने गए। ठीक है, आपसे घर से मंगाए 5 किलो चावल। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? 5 किलो। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? 5 किलो। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 5 किलो चावल, अगर हम लेंथ की बात करें तो 3 मीटर हो सकता है, टाइम की बात करें तो 2 सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों में आपने एक चीज नोट की थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी दो चीजें? सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद उसका यूनिट। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी है वो। ठीक है, अगर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेट सपोज आपसे मंगवाए 5 किलो चावल। ठीक है, मगर आप दुकान वाले को जाकर कोई भी एक चीज में से हटा देते, लेट सपोज किलो हटा देते हैं, आप जाकर बोले 5 चावल दे दो, तो उसको क्या आपकी बात समझ में आएगी? नहीं, वो तो हो सकता है 5 दाने चावल को उठा के दे दे, बट हमने क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, हमने सिर्फ उसको क्या बताया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, हमने उसको क्या बताया? मैग्नीट्यूड, मगर हमने उसको केजी तो वजन तो बताया नहीं। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ना बताए, सिर्फ वजन बताएं, सॉरी यूनिट बताएं, लेट्स सपोज हम बोले केजी किलो चावल दे दो, तो हो सकता है किलो चावल दे दे हमें 1 किलो। ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट होगा क्या? हमारी रिक्वायरमेंट थी 5 किलो, वो 1 किलो चावल दे देगा, तो क्या है? डिफरेंस आ रहा है, हमारी बात मैसेज नहीं पहुंच पा रही, हम अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो दो चीजों का होना जरूरी है। लेट्स सपोज 5 केजी होना चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यूनिट, ये दोनों मिलेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। किलो चावल तो हमने तो 5 किलो चाहिए थे, और 5 चावल तो भाई कौन से 5 चावल? किलो, पाव, बोरे, कितने? 5 चावल। ठीक है, इसी तरीके से 2 मीटर की बात करें, 2 मीटर कपड़ा आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, आपने जाकर बोला मीटर कपड़ा दे दो, तो हो सकता है सिर्फ 1 मीटर कपड़ा देते हैं, उसको आपकी बात समझ में। यहाँ सिर्फ बोले 2 कपड़ा देखो, बोलेगा 2 क्या कपड़ा? ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की। अब आ जाते हैं हम इधर, स्केलर क्वांटिटी क्या है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की हो सकती है, स्केलर या वेक्टर। सिंपल से अगर मैं बताऊं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन का अमल दखल ना हो, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें बताने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़े? डायरेक्शन की जरूरत पड़े, हमें बताना पड़े उसकी डायरेक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज एज सिंपल। ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके भी मीनिंग से कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। देखें, ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटी, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पढ़ के आए चुके क्लास 9 में, चाहे वो फंडामेंटल और ड्राइव हो, कोई भी हो, तमाम फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड अ प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड और यूनिट की, उनको हम क्या कहते हैं?
सिर्फ स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। बट इफ वी स्टडी अबाउट वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल दो फिजिकल क्वांटिटी, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड अ प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें एक नया वर्ड क्या है हमारे पास, मेन जो वर्ड है ना ये वर्ड है वेक्टर में, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़े, अब ये कैसे जरूरत पड़ेगी इसके लिए वेक्टर में, हम इसको एग्जांपल समझते हैं। देखें एग्जांपल होगी स्केलर क्वांटिटी की वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम मतलब है कि किसी चीज ने कितनी जगह घेरी हुई है, इस मार्कर ने मेरे हाथ पर कितनी जगह घेरी है, क्या मुझे बताने के लिए इसको डायरेक्शन की जरूरत बतानी पड़ेगी कि भाई इसने साउथ की तरफ 3 मीटर जगह घेरी हुई है? नहीं, मुझे इसने कितनी जगह घेरी हुई है यानी कि इसका वॉल्यूम बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शन क्या, वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी सॉरी स्पीड होगी इधर, ठीक है। देखिए स्पीड को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वेलोसिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमने यही डिफरेंस हमने पढ़ा था क्लास 9 के अंदर। तो वेलोसिटी में और स्पीड में फर्क ही सिर्फ डायरेक्शन का, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास क्या स्केलर और वेलोसिटी हमारे पास क्या वेक्टर। टेम्परेचर दर्जा हरारत, अभी गर्मी है या सर्दी, कराची में आज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, साउथ की तरफ बोलते नहीं, डायरेक्शन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया, हमारे पास टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी इस दुनिया जहाँ की जितनी भी हमने फिजिकल क्वांटिटी अभी तक पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, अगर उसको बताने के लिए हमने डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो क्या है स्केलर क्वांटिटी। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि आज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेरे घर की तरफ डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी है? नहीं, बस 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अच्छा अभी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसको बताने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। लेट सपोज ए से बी तक जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी डायरेक्शन में और किसी सेंस में होगा, जिस तरफ बी है उस तरफ होगा। तो डायरेक्शन बताने की जरूरत है, डिस्टेंस में नहीं पड़ती, ठीक है। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में नहीं होता। तो हम इसको पहले डिस्कस करके आ भी चुके हैं क्लास 9 के अंदर। वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ये होता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड होती है और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और फोर्स को हम समझें कि हम ताकत लगा रहे हैं, कहीं पर जोर लगा रहे हैं, कहीं पे धक्का दे रहे हैं। जाहिर सी बात है धक्का ऐसे रैंडमली तो नहीं देंगे। अगर मुझे इस पेन को आगे करना है तो मैं इस पेन के इस डायरेक्शन में धक्का लगाऊंगा ना, यूं तो धक्का नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे यूं आगे करना है तो यहाँ से धक्का लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो फोर्स लगाने के लिए मुझे क्या है, डायरेक्शन बतानी पड़ती है, किस डायरेक्शन में। हम इसको आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। एक लास्ट चीज मैंने नोट लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी सिंप्लीफाइड बाय लॉज ऑफ अलजेब्रा। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती, कोई अजीब सी चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, तो हम उसको सिंपल मैथ के रूल, अलजेब्रा के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज 3 मीटर पर क्यूब वॉल्यूम और 5 मीटर पर क्यूब वॉल्यूम कितना होगा, 8 मीटर पर क्यूब। हमें अलजेब्रा ने प्लस करना सिखाया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्शन, सारे रूल स्केलर क्वांटिटी पर वैसे ही अप्लाई होते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी को हम प्लस भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमें वेक्टर क्वांटिटी को दो वेक्टर फोर्सेस को आपस में प्लस करना भी नहीं आता, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे, हम इस कैसे इसको प्लस कर सके बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल और डिफरेंट जो मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैसे होता है, सॉल्व बाय वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसके कुछ तरीके, कुछ फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे होंगे आगे इस चैप्टर के अंदर। तो जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है उसको पढ़ने के लिए, याद रहे, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इवन आपको प्लस भी करना हो तो मुश्किल काम है। स्केलर में तो वही सिंपल जैसे हम मैथ में करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारे ऑपरेशन वैसे ही होते हैं। अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि चैप्टर वेक्टर को पहला जो पार्ट है इसका वेक्टर को ज्यादा हमारे पास टारगेट कर रहा होगा, तो इसको वेक्टर को अब आगे वेक्टर ही वेक्टर चलेगा अगले कोई 8-10 लेक्चर तक। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, उसको जाहिर कैसे करते हैं। लेट सपोज हमें जो वजन बताना हो किसी चीज का तो मैं बता देता हूँ 3 kg। तो kg से हमें को पता चल जाता है कि क्या है, वजन की बात हो रही है। या मास m का साइन डाल दूं तो हमें पता चल जाता है वजन की बात हो रही है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, देखें दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिक या एनालिटिकल हम जिसको कहते हैं, दूसरा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सिंबॉलिक मतलब हमें एक सिंबल से बताना हो ये एक वेक्टर है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप स्मॉल लेटर से लिख दें, ठीक है। लेट सपोज ये एक वेक्टर था हमारे पास,
इसको मैं स्मॉल लेटर नाम दे दूं, ए नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, सी कुछ भी, या कैपिटल लेटर्स में दे सकता हूं। या सबसे अच्छी जो रिप्रेजेंटेशन की अप्रोच है वो क्या है हमारे पास, कि हम कैपिटल लेटर में नाम दें और उसके ऊपर इस तरीके का एरो बनाए, ताकि एरो बताए कि वेक्टर है। ऐसा आप कर इससे भी सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट केस सिनेरियो हमारे पास ये है। ठीक है, बेस्ट ये वाला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सिंबल वजह अगर हमें दिखाना, ग्राफ में बता रहा हूं, देखें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राफ पढ़ के आ चुके हैं। इसमें अच्छी बात पता है क्या, अगर हम ग्राफ में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसकी तीन चीजें पता चल जाती है। हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है, इधर कहीं मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है, कितना उसका नंबर है, नहीं पता चल रहा ग्राफिकल। दूसरी चीज, हमें इसकी डायरेक्शन पता चल रही है, नहीं पता चल रही। ठीक है, तो ना डायरेक्शन पता चल रही है, ना मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, तो मेन दो चीजें पता ही नहीं चल रही ग्राफिकल मेथड में। ये हम दोनों चीजें पता चल रहा है। सपोज मैंने एक वेक्टर बनाया यू, ठीक है, ये एक फोर्स थी। ठीक है, और मुझे पता है कि एक यूनिट इस ग्राफ का बराबर है 1 न्यूटन के। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चल गया, ठीक है, सिर्फ ये वेक्टर बनाने से मुझे क्या पता चल गया कि इसकी यहाँ अगर मैं इसको 10 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब ये एक वेक्टर बना दिया मैंने ग्राफ के ऊपर। अब देखें कितनी चीजें बता रहा है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड बता रहा है, कैसे, मुझे पता है एक यूनिट 10 न्यूटन के बराबर है, 10, 20, 30, 40, मतलब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे हमें डायरेक्शन भी पता चले किस तरफ लग रही है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ हमारे पास फोर्स लग रही है, हमें डायरेक्शन भी पता चल गई और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी। हालांकि इसमें हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ठीक है, और मैं इसको ए नाम भी दे देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है और मैग्नीट्यूड भी। मैं अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनाना हो तो मैं यू वेक्टर बना दूंगा। ठीक है, इससे भी मुझे डायरेक्शन पता चल जाती है, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स होगी हम उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को यूज कर रहे होंगे। अगले आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट वगैरह सब कुछ कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।